संस्थान निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। ये इसके ऊपर निरंतर रिसर्च है। इसके जो मौलिक सिद्धांत है, जीवन के जो मौलिक सिद्धांत है, उसका क्या है, अध्ययन कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं विज्ञान को, ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। हम जो विज्ञान में है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, ये जो बायोलॉजी है दो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी कैसा है, दो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। किस किस से, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या हुआ इसका मतलब, जीवन का अध्ययन। हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जीवन का अध्ययन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ लाइफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम जीवन का अध्ययन कर रहे हैं तो हम मृत जीवों का अध्ययन नहीं करेंगे। हम किसका अध्ययन करते हैं, जो जीवित जीव है उसी का अध्ययन हम करेंगे। अगर जीवित जीव है तो हम कैसे पता करें कि ये जीवित है, ये निर्जीव है, तो उसकी कंडीशन है। मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके तहत हम जीवित जीवों को निर्धारित कर सकते हैं ये जीवित है या फिर मृत है। तो जीवित होने के लक्षण, अगर जीवित होने के लक्षण देखा जाए तो ये हम देखते हैं सबसे पहले सजीव होने के लक्षण। कोई भी जीव सजीव है उसके लक्षण क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई भी जीव है उसके अंदर खुद की कोशिका संरचना होना चाहिए। उसकी खुद की क्या है, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना क्या है, ये कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके अंदर प्रजनन की क्रिया होना चाहिए। जीव के अंदर क्या होना चाहिए, प्रजनन की क्रिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या काम करवाता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। उसके बाद में देखा जाए उसका विकास क्रम होना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वंश बढ़ते जाना चाहिए, उसका विकास निरंतर होते रहना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन। उसके बाद में देखा जाए उसको अनुकूलित होना चाहिए या फिर अनुकूलन उसका होना चाहिए, एडॉप्टेशन होना चाहिए। क्यों, जैसे कोई एटमॉस्फेयर है, गर्मी है, सर्दी है या फिर कैसा भी एटमॉस्फेयर में, उसको खुद को अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो क्या कहलाएगा वो, अनुकूलन। मतलब जो सजीव है, सजीव के लक्षण हमने कितने देखे हैं, सजीव के 5 लक्षण देखे हैं। उसमें खुद की कोशिका संरचना होना चाहिए, उसके अंदर प्रजनन की क्रिया होना चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसका विकास क्रम होना चाहिए और उसको एडॉप्टेशन होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, जो हर वातावरण में अपने को एडॉप्ट कर ले। ये देखा हमने साइंस। अगर हम बात करें सजीव, तो इसी में एक अपवाद के रूप में देखा जाता है हम वायरस को। वायरस क्या है, वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। ये क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। क्यों, क्योंकि सजीव होने के लक्षण अगर इसमें देखा जाए तो इसमें प्रजनन की क्रिया होती है, और अगर निर्जीव होने की बात की जाए तो इसकी कोशिका संरचना इसकी खुद की नहीं होती है। तो ये दोनों के बीच की क्या है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस अगर शरीर के बाहर रहता है तो कैसा होता है, मृत अवस्था में पाया जाता है। किंतु किसी भी कोशिका संरचना में ये एंट्री कर लेता है तो अपना आनुवांशिक पदार्थ द्वारा उसके ऊपर क्या करता है, अपना अतिक्रमण कर लेता है, उसके ऊपर अपना अतिक्रमण कर लेता है और इस जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, ये प्रजनन की क्रिया करवा लेता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा खुद की प्रतिलिपियां बनाना चालू कर देता है। जो प्रतिलिपियां बनाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। और वायरस कैसा है, ये किस प्रकार का है, ये परजीवी है। वायरस एक परजीवी है, ठीक है। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये एक अपवाद, वायरस एक अपवाद के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव, ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, किंतु ये जब किसी भी कोशिका संरचना पर अपना कब्जा कर लेता है या फिर अतिक्रमण कर लेता है तो ये क्या करता है, खुद की प्रतिलिपियां बनाना चालू कर देता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रजनन। तो
हमने बात करी थी सजीव होने के लक्षण देखे थे। सजीव होने के लक्षण सबसे पहले मैं कौन सा देखा था? कोशिका संरचना। हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका की। कोशिका क्या है? कोशिका की जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये जो हमारा शरीर है, शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम सबसे पहले जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस कोशिका, जो इंग्लिश में बोला जाता है इसको, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल का जो टेक्निकल नाम है, जो बॉटनिकल नाम है, उसको क्या बोलते हैं? साइटो। इसके बाद में जो इसका अध्ययन है, जो कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसके अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। उसके बाद में उसके जो खोज की थी, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। किंतु इसने कैसी कोशिकाओं की खोज की थी? इसने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। किंतु जो सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी वो कौन था? एंटोनी ल्यूवान हॉक। इसने कैसी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका। जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने करी थी? एंटोनी ल्यूवान हॉक। बट जो कोशिकाओं की खोज, सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किसने की? अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किंतु इसने कैसे? मृत कोशिकाओं की खोज की थी। उसके बाद में इसका सिद्धांत देखा जाए, सिद्धांत में जो स्लाइडेन एंड स्वान है, इन वैज्ञानिकों ने बोला था कि जो पूरा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। शरीर की संरचना कैसी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अगर हम पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, जो प्लांट और जीवों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। और अगर सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात करें तो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, हमने देख लिया कोशिका संरचना। इसके बाद हम आगे बात कर ली थी संपूर्ण जीव जगत में जो सबसे बड़ी कोशिका है, और सबसे पहले खोज किसने करी थी, और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, और मृत कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, और इसके सिद्धांत के बारे में देख लिया था संपूर्ण जीव जगत में। अगर हम बात करते हैं मानव जगत में बात करते हैं, मानव में जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म की होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। जो कहाँ पे पाई जाती है? मेल के अंदर होता है स्पर्म, उसके अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। उसके बाद बात करें हम सबसे बड़ी कोशिकाएं की। सबसे बड़ी कोशिका अगर मानव में बात करें तो किस में होती है? अंडाणु में होती है सबसे बड़ी कोशिका। ये कहाँ होती है? फीमेल में। उसके बाद बात करें सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? न्यूरॉन। कहाँ पे होती है न्यूरॉन? मस्तिष्क, ब्रेन में होता है। ये न्यूरॉन में जो ब्रेन है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके कारण अगर ब्रेन में अगर लगता है, शरीर में अगर लगता है तो क्या उसका जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है, या फिर उसका रिकवर हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होती है वहाँ सबसे जल्दी रिपेयर होता है। कोशिकाओं का रिपेयर वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम देखा जाए कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? लीवर में। कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लीवर में। इसलिए कोशिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का कब्रगाह। क्यों? क्योंकि जो मृत कोशिकाएं होती है उसको नष्ट करके वापस जीवित कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है कोशिका विभाजन? लीवर में होती है। हम कोशिका विभाजन के बारे में जब समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे उसमें कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया मानव जगत में जो सबसे छोटी कोशिकाएं देख ली, उसमें सबसे बड़ी कोशिकाएं देखी, सबसे लंबी कोशिकाएं देख ली। उसके बाद में जो कोशिका विभाजन होता है वो मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए जब मस्तिष्क में लगता है तो मस्तिष्क जल्दी रिपेयर नहीं होता है। सबसे पहले बात करी थी कोशिका संरचना के बारे में बात की थी, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। हम आगे देखते हैं कोशिका को। मैंने बोला था कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है क्या है? कोशिका। ये कई
हमारा जो शरीर है कई कोशिकाओं से मिलकर बना, कोई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा एक शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे अगर बात करें, कोशिका क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है किसकी, शरीर की। शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अगर एक कोशिकाओं से मिलकर, जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, किसका, ऊतक का निर्माण होता है। अगर कोशिकाओं के इंग्लिश में बात करें, कोशिकाओं के इंग्लिश में बोलते हैं सेल। उसके बाद में कई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टिश्यू। कई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। और कई ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गन। ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, शरीर, मतलब बॉडी। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है कौन सी, कोशिका है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक ईंट से मिलकर क्या बनता है, एक ईंट से मिलकर दीवार बनती है। और उसी दीवार से मिलकर क्या बनता है, एक रूम बनता है, क्या बनता है, कमरा। और वही कमरे मिलकर क्या बनता है, एक घर, क्या बनता है, एक घर। तो घर की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है, ईंट है। घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। तो घर कैसा बनता है, कई ईंटों से मिलकर घर बनता है। वैसे ही कई सेल, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। तो जब ईंट से मिलकर एक दीवार बनती है, दीवार से मिलकर एक कमरा बनता है, कमरा से मिलकर एक घर बनता है। वैसे ही कई सेल्स मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है। ये हम देख लिया सेल के बारे में। जो कोशिका हैं वो सबसे छोटी इकाई है, उसके बारे में हम देख लिए। हम आगे देखते हैं, कोशिका के बारे में देखते हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली एक कैप्सूल की भांति उसकी संरचना होती है। एक कैप्सूल के जैसी उसकी संरचना होती है। वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सूल की भांति संरचना होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। और उसके अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं, मार्केट में एक पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीबैग लेते हैं, उसके अंदर हम कई तरह की चीज़ें रखते हैं, जैसे टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन। उसके बाद में हम बहुत सारी चीज़ें उसमें एक भर के लाते हैं। वैसे ही क्या है ये कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, जितने भी जो सेल के जो अंग होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, इसके अंदर। जैसे हो गया सेल के अंग, उसके अंदर हो गया एक आपका कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा भित्ति हो गई। उसके बाद में आपका न्यूक्लियस हो गया, उसके माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सारा चीज़ें कहाँ पे होता है, ये किसके अंदर होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर। हमने बात कर ली थी कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। कैसी, इसकी संरचना कैसी होती है, कैप्सूल की भांति इसकी संरचना होती है। ये प्रोटीन की बनी होती है। ये संपूर्ण जीव जगत में, प्लांट में भी हो सकती है और जीव में भी होती है। ठीक है। उसके अंदर की बात करें, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। उसके अंदर जो पहली परत होती है वो क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। उसके अंदर एक पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली। उसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी के अंदर जो द्रव्य है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। ये क्या काम करता है, जो जीव रासायनिक अभिक्रिया है, जितने भी जीव रासायनिक अभिक्रिया किसके अंदर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। ये जो इसके जो अंग है, कोशिका के जो अंग है, इसको आपस में चिपकने से भी बचा के रखता है और ये जीव रासायनिक अभिक्रियाएँ करवाता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, जिसके अंदर होता है डीएनए और आरएनए।
अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके अंदर होता है डीएनए और आरएनए। ये हमने देख लिया। सबसे पहले देखा कोशिका झिल्ली, उसके बाद देख लिया उसके अंदर जो वाली परत है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप में रहती है। कोशिका भित्ति प्लांट की खासियत है, ये सिर्फ उसी के अंदर होती है, ये जीवों में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। उसके बाद में उसके अंदर देखा हमने प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बाद में देखा उसके अंदर हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का काम करवाता है, वो जैविक रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी होती है वो कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। और जो कोशिका के जो अंग है उसको आपस में चिपकने से बचा के रखती है। उसके बाद में उसके अंदर होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं हम डीएनए और आरएनए। इसके बाद हम आगे एक एक डिस्क्राइब करके देखेंगे। कोशिका झिल्ली को मैंने बता दिया था, उसके बाद हम देखेंगे कोशिका भित्ति, उसके बाद देखेंगे हम प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद देखेंगे हम कोशिका द्रव्य, उसके बाद देखेंगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति क्या करती है, ये सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति क्या करती है, सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। ये किसके अंदर होती है, पादप के अंदर। पादप के अंदर जिस टाइप से हमने कपड़े पहन रखे हैं उसी प्रकार से ये पादप को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा और आकार। पादप को सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। हमारे कपड़े की भांति ये पेड़ के ऊपर काम करती है। हमारे शरीर के ऊपर कपड़े जिस टाइप से काम करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचने देते, वैसे ही ये पादप के अंदर क्या है, पादप का सुरक्षा कवच है। ये इसके पादप का कपड़े के भांति काम करती है। कि ये किसका मुख्य लक्षण है, ये सिर्फ पादप में ही पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो यह निर्जीव संरचना है। ये कैसी है, निर्जीव संरचना है। और जब ये पादप के अंदर होगी तो ये कैसी संरचना है, निर्जीव संरचना है, हमारे अंदर ये नहीं पाई जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें, अगर देखा जाए ये कैसी है, पूर्ण परागम्य संरचना है। कैसी है ये, पूर्ण परागम्य संरचना है। अगर इसकी रासायनिक संरचना की बात करें, रासायनिक संरचना की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जितने भी जो कागज होते हैं, नोट होते हैं, उसके बाद में कपड़ा होता है, वो सारा किसका बना होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर लिए, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस में पाई जाती है, ये पादप में भी पाई जाती है, जंतु में भी पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है और जीवाणु में भी पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, पादप, जंतु, कवक, जीवाणु, ये सभी में पाई जाती है। ये कैसी संरचना है, ये सजीव संरचना है। हमने कोशिका भित्ति को देखा था, वो कैसी संरचना थी, वो निर्जीव संरचना थी। ये कैसी है, सजीव संरचना। ये चयनात्मक परागम्य है। कैसी है, चयनात्मक परागम्य, मतलब सारे चीज़ों को एंट्री नहीं देती है। और इसके रासायनिक संगठन की बात करें, इसका रासायनिक संगठन की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड को हिंदी में बोलते हैं वसा और प्रोटीन। इसकी रासायनिक संगठन कैसा होता है, रासायनिक संरचना कैसी होती है, लिपिड, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसकी अगर संरचना देखी जाए, इसकी संरचना अगर देखा जाए, ये एक सैंडविच की भांति होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, सैंडविच की तरह होती है। जो इसके ऊपरी परत है, इसके ऊपरी परत होती है, वो किसकी होती है, प्रोटीन की। उसके ऊपरी परत किसकी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और जो बीच वाली होती है वो वसा, वो लिपिड की बनी होती है। तो इसकी संरचना कहती है सैंडविच की भांति होती है। इसकी जो आइट साइड की ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और इसके अंदर वाली होती है वसा की होती है। तो हमने इसकी रासायनिक संगठन देख लिया, लिपिड, वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने देख लिया। अगर हम सेल को क्लासिफाई या डिस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा था बाह्य आवरण। बाह्य आवरण में देखा था हमने, जो बाह्य आवरण होता है वो जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के अंदर जो हमने सबसे पहली वाली परत देखी थी, सबसे पहले वाली परत कौन सी थी, कोशिका भित्ति। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये प्लांट में होता है, हमने इसको डिस्क्राइब करके देख लिया। उसके बाद में उसके अंदर जो होता है कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी हमने देख लिया।
और फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य का काम करवाता है, ये जैविक रासायनिक अभिक्रिया करवाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके अंदर हमने देखा था पहला दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली क्या है? डबल प्रोटेक्शन होता है इसमें। मतलब पहले हमने देखा था जो कोशिका झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या था? एक पॉलीबैग देखा था। एक पॉलीबैग में हम सारी चीज़ें डाल के लाते हैं, अगर वो फट जाती है तो उसके लिए अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर कैसा है, हम डबल थैली देख लेंगे, डबल पॉलीथीन, जो अगर एक फट भी जाती है तो एक सुरक्षित रहे। तो इसके लिए कैसा है, दोहरी झिल्ली वाले हम अलग देखेंगे, एकल झिल्ली वाले को अलग देखेंगे, और जो बिना झिल्ली है, जो बिना झिल्ली है उसको हम अलग देखेंगे। अगर दोहरी झिल्ली की बात करें, दोहरी झिल्ली किस किस के अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है। और किसकी होती है? प्लास्टिक लवक की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये ऊर्जा ग्रह है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद में जो प्लास्टिड है उसके अंदर भी कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। फिर अगर बात करें हम एकल झिल्ली की, एकल झिल्ली की बात करें तो एकल झिल्ली किस किस के अंदर होती है? जो AR होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको अंतःपरिद्रव्य का द्रव्य जालिका भी बोलते हैं। इसको अंतःपरिद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये एक कोशिका के अंदर एक कंकाल की भांति काम करती है। इसके अंदर जो प्रोटीन और वसा का निर्माण भी होता है। उसके बाद बात करें गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में भी कैसा होता है? ये एकल झिल्ली वाला होता है। उसके बाद में बात करें हम लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कोशिका की आत्महत्या थैली भी बोला जाता है लाइसोसोम को। उसके बाद बात करते हैं हम जो बिना झिल्ली है, झिल्ली युक्त में कौन कौन से आ जाएगा? राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। तो और ये हमने किसके अंदर देख लिया? कोशिका द्रव्य के अंदर देख लिया। हम उसके बाद में देखेंगे केंद्रक। जो कोशिका द्रव्य के अंदर हमने केंद्रक देखा था, केंद्रक के अंदर क्या है? अनुवांशिक पदार्थ हमने देखा था। केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ, उसके अंदर रहता है DNA और RNA। तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि जो बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में हमने जो देखा था उसमें कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त। उसके बाद में बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। ये कैसा है? एकल झिल्ली। उसके बाद में जो झिल्ली युक्त है उसका कौन कौन से उसके अंदर आता है? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो हम इसको क्लासिफाई करके देख रहे हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। हम माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, उसके बाद में जो प्लास्टिड लवक का काम क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है, उसके बाद देखेंगे गोल्जी बॉडी का काम क्या है, फिर देखेंगे लाइसोसोम का, फिर हम देखेंगे राइबोसोम, फिर सेंट्रोसोम, उसके बाद में केंद्रक। ये सारी कोशिका के जितने भी अंग है इसको हम डिस्क्राइब कर करके एक एक चीज़ को अलग अलग करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।